नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। 12 साल भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर जहां चुनाव सिर्फ सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं रहे, बल्कि नेतृत्व, छवि और जन भावना की सबसे बड़ी लड़ाई बन गए। नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव के साथ राजनीति की शैली, प्रचार का तरीका और जनता से संवाद का स्वर बदल दिया। 2014 में बदलाव की लहर, 2019 में राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व का संदेश और 2024 में तीसरी बार सत्ता तक वापसी। आज कहानी नरेंद्र मोदी की जीत की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया। 14 में जो लहर थी, क्या उसे आप देख रहे हैं? पिछली बार आप चैलेंजर थे, इस बार इनकम्बेंट है। जो हमारे विरोधी थे, उनका गालियों का फोकस एक ही, नरेंद्र मोदी। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली, बल्कि देश की दिशा और चर्चा दोनों को बदल डाला। संघर्ष की जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को राष्ट्र नीति के केंद्र में ला खड़ा किया। ये सफर समर्थकों के लिए विश्वास की कहानी रहा, तो विरोधियों के लिए लगातार चुनौती। कहानी सिर्फ सरकार के 12 साल की नहीं है, कहानी उस नेतृत्व की है जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर और तेवर दोनों बदल दिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब अपने कान से दिया। हर उस हमले को ही हौसले में बदल दिया जिसने उन्हें घेरा। हर उस हवा का ही रुख बदल दिया जो उनके दामन को उड़ाने के लिए बनी। ये सारे विपक्षी दल सुबह शाम मोदी 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 मोदी। बारिश नहीं आई, मोदी जिम्मेवार। बस लेट आई, मोदी जिम्मेवार। डॉक्टर नहीं आया, मोदी जिम्मेवार। घर में खिचड़ी पकाई, थोड़ी कच्ची रह गई, मोदी जिम्मेवार। 4 पीढ़ी से देश पर राज करने वाले लोगों को कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा और करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर निकले हैं, जमानत पर। पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो गलत चीजें देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में घुसेड़ दिए हैं, देश को उससे मुक्ति दिलानी है। अब ये तय हो चुका है कि पीएम मोदी का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं समझ सकता। ये सिर्फ मोदी जानते हैं कि वो कब क्या करने वाले हैं। उनका अहंकार चाय में भी और चौकीदार में भी। मुद्दा ये नहीं है कि चाय अच्छी है या चौकीदारी अच्छी है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस की अहंकार की जो भाषा है, चाय वाले को हीन मानना, चौकीदार को हीन मानना, ये कांग्रेस का अहंकार जो 7वें आसमान पर है, ये देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। लगातार 3 चुनाव में मिली जीत ये बताती है कि मोदी हर बार और मजबूत हुए, हर दुश्वारी से और दृढ़ हुए और हर आलोचना से और शक्तिशाली हुए।
2014 से पहले भी मैंने कश्मीर कवर किया है, उसके बाद भी किया है, और केवल एक शहर और डाउनटाउन नहीं बल्कि बॉर्डर्स तक, जहां पर लोगों ने को लगा कि वो इंक्लूसिव हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं मुख्य धारा के साथ। फिर 370 आया, उसके बाद से पत्थरबाजी नहीं हुई, हड़ताल नहीं हुई। कि मेरी नीतियां सही है, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं, मेरी सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। चुनाव दर चुनाव, शपथ दर शपथ विपक्ष के लिए मोदी असाध्य होते चले गए हैं। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे अंदाजों के तमाम अर्धविरामों पर पूर्ण विराम लगा दिया। लगातार तीसरी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे अभियान पर निकल चुके हैं जो बीजेपी का सपना रहा, जो संघ की प्रतिज्ञा रही और जो उनके साथ साथ चलने वाले साथियों की उम्मीद रही। 5 दशक पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उस सपने को एक एक करके साकार करती हुई यह मोदी सरकार उन्हें सब साकार करती हुई दिखाई देगी। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं, हमारी सेना के जवानों के प्रति, हमारे देश की वेटरन्स के प्रति मुझे दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज कहानी में देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक का सफर कैसे तय किया, 2019 में पहले से भी बड़ा जनादेश कैसे मिला और कैसे 2024 में तमाम राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज हुए। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। संविधान एवं भारत 12 साल हो गए मोदी सरकार के। पीएम मोदी पार्टी और संगठन को बुलंदियों पर पहुंचा चुके हैं। पीएम मोदी का सियासी इतिहास कहता है कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया उसमें कभी नाकाम नहीं हुए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 2012 से 2014 ये सिर्फ 2 साल का राजनीतिक सफर नहीं था, ये उस नेता के राष्ट्रीय उदय की कहानी है जो गुजरात की सीमाओं को पार करके दिल्ली पहुंच चुका था। 2012 में चौथी बार गुजरात जीतने वाले नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता था, उन्होंने उम्मीद, आक्रामक प्रचार और मजबूत नेतृत्व की नई राजनीति गढ़ी थी। पार्टी के भीतर विरोध था, विपक्ष लगातार हमलावर था, लेकिन हर चुनौती के साथ मोदी का कद और बढ़ता गया और फिर 2014 में देश ने ऐसा जनादेश दिया जिसने पूरे देश को चकित कर दिया। 60 साल महास्वार्थ बंधन को दिए हैं। आप एनडीए को, बीजेपी को 60 महीने दीजिए, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। मैंने ऐसी आंधी कभी नहीं देखी जो आज देखा। पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। पूरा देश दंग था इस तस्वीर को देखकर। ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में एक दिन में आकर नहीं गिर गए थे। इसके लिए उन्होंने भारत की जनता का ये भरोसा हासिल किया था कि वही देश का भाग्य बदल सकते हैं। साल 2012 का गुजरात चुनाव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का ये वो पड़ाव था जहां से गुजरात का नेता दिल्ली की सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने लगा था। चुनौती छोटी नहीं थी, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चुनौती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का अंदाज बाकी नेताओं से अलग था। नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो अपने नाम को एक ब्रांड बना रहे थे।
पाकिस्तान ने हमला बोला, आतंकवादियों को भेजा, 26/11 करके मुंबई में निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान गुनहगार है। उसका जवाब देने के बाद बजाय वो मुंबई की घटना को अयोध्या की राम मंदिर की घटना के साथ जोड़ करके वो जस्टिफाई कर रहा है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की ये हरकतें ये इसलिए पाकिस्तान है क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम नहीं है। જેમના નિરાળા નેતૃત્વને दृष्टिवंत आयोजन, प्रगति અને विकास नतीजे आए और एक बार फिर गुजरात ने नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा जता दिया। बीजेपी सत्ता में लौटी और नरेंद्र मोदी चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस जीत के बाद सवाल सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहे। अब सवाल दिल्ली को लेकर होने लगे थे। क्या नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं? खूब खूब आभार। भारत माता की। नामोजी तैयार हैं यहाँ आने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए? जो मर्जी आपकी पार्टी करे। मैं बताता हूँ, गुजरात मॉडल अच्छा लगता है तो जो भी बैठे हैं थोड़ा गुजरात से थोड़ा सीखना शुरू कर दे, अपने आप यहाँ लागू हो जाएगा। मेरी आने की जरूरत नहीं है। आपने पूरा जवाब नहीं दिया। मैंने बोला आप इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहते हो कि नहीं? सीधी बात, जो मर्जी आपकी पार्टी बोले। मैं बताता हूं, मैंने अपने जीवन में मान करके चला हूं, कभी कुछ बनने का सपना मत देखो, कुछ करने का जरूर सपने होने चाहिए और उस करते रहना चाहिए। मोदी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, उनका कद बढ़ रहा था और हर कोई इसे महसूस कर रहा था। सीएम बनते ही ब्रिटेन ने 2002 दंगों के बाद करीब 10 साल तक नरेंद्र मोदी का कूटनीतिक बहिष्कार किया था। उसने अपने दरवाजे खोल दिए थे। ये सिर्फ रिश्तों में बदलाव नहीं था, ये नरेंद्र मोदी को लेकर बदलते नजरिए का संकेत था। मोदी के आलोचक उन्हें कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बताते रहे, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। तेज आर्थिक विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार के आरोपों से लगभग बेदाग छवि थी गुजरात सरकार की। यही वजह थी कि समर्थकों के बीच मोदी सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे, वो बीजेपी के विकास पुरुष भी बन चुके थे। पिछले 10 साल में महात्मा गांधी जी ने जो जिक्र किया था राम राज्य का, वैसे राम राज्य को नरेंद्र भाई ने पूरा गुजरात प्रदेश में स्थापित किया है। 2012 की जीत के बाद बीजेपी के भीतर भले खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं की जुबान पर एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी। साल 2013 आते आते मोदी का अंदाज बदल चुका था। अब वो सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहे थे, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे। गांधीनगर से दिल्ली को चुनौती दी जा रही थी। बार बार उनसे सवाल किया जा रहा था कि मोदी दिल्ली आने के लिए तैयार हैं, तो जवाब भले संतुलित था, लेकिन राजनीति समझ चुकी थी कि देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। मैं मणिनगर को ही अपना सब कुछ मानता हूँ, इसलिए मैं और दूरियों को नापता नहीं रहता हूँ। भैया मैं तो मुख्यमंत्री का भी कभी दावेदार नहीं रहा, मैं किसी चीज का दावेदार नहीं हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम करना यही मेरा काम है। इससे अधिक मैं सोचता नहीं हूँ। आपको जीवन पान। बीजेपी में अब मुद्दे बदल रहे थे, पार्टी में राजनीति का विमर्श बदल रहा था और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि राजनीति का चेहरा बदल रहा था। साल 2013 गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की कैंपेन कमेटी का चीफ बना दिया गया। यह सिर्फ संगठन का फैसला नहीं था, ये बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव था।
ऐसा लगने लगा कि मोदी की राह उनकी पार्टी में ही रोक दी जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने विरोध की हवा का रुख मोड़ दिया था। बीजेपी कार्यकर्ता खुलकर मोदी के समर्थन में उतर आए थे और साल 2013 आते आते बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। The parliamentary board of BJP met today and decided that Sri Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं थी, अब लड़ाई नेतृत्व की थी। 2014 का चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति का पूरा स्टाइल बदल दिया था। देश की राजनीति पहली बार एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही थी। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, मैं आपसे वादा करने आया, आप भारतीय जनता पार्टी का अवसर। हर जगह मुकाबला मोदी बनाम बाकी सब होता जा रहा था और अब इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ लालकृष्ण आडवाणी भी खड़े थे। 16 तारीख को परिणाम आएंगे और नरेंद्र भाई को मैं गुजरात के मुख्यमंत्री कह सकता हूं और उनको घोषित आने वाले भारत का प्रधानमंत्री मैं कह सकता हूं। अब पार्टी में सारे मनभेद और मतभेद खत्म हो गए थे। अब नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में अलग अलग वर्गों की उम्मीदों को सीधे छूने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी मंचों से वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, बल्कि देश के हर तबके के लिए अपना विजन सामने रख रहे थे। इस संकट में आए सभी किसानों से हम मिले, उनकी मुसीबत को समझे और सरकार के पास जाकर के उनके हक के लिए हम लड़ाई लड़े। मोदी अपनी रैलियों में युवाओं से रोजगार की बात कर रहे थे, किसानों से कमाई की बात कर रहे थे, कारोबारियों से विकास की बात कर रहे थे, मध्यम वर्ग से मजबूत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे और पूरे देश से मजबूत नेतृत्व की बात कर रहे थे। ये बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जब 2014 में अपने सबसे बड़े राजनीतिक मिशन की शुरुआत कर रहे थे, तब उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। काशी पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने खुद को गंगा पुत्र की तरह पेश किया और एक बयान ने पूरे चुनावी माहौल को भावनात्मक रंग दे दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। यही वो पल था जब नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं रहे, वो करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ते चले गए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान आया। उन्होंने कहा कि मोदी यहाँ चाय बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। कांग्रेस का यही हमला नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। चाय पर चर्चा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कैंपेन बन गया था। मोदी ने खुद को उस आम आदमी के तौर पर पेश किया जिसने संघर्ष से यहां तक का सफर तय किया था। विपक्ष ने गुजरात दंगों का मुद्दा उठाया, सोनिया गांधी ने जहर की खेती वाला बयान दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जवाब में एक नया राजनीतिक मुहावरा दे दिया। आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। अब चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं रहा था, ये चुनाव व्यक्तित्व का बन चुका था। एक तरफ यूपीए सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की आक्रामक और निर्णायक छवि
और फिर आया वो नारा जिसने 2014 के चुनाव को आंदोलन में बदल दिया। देश के गांव, शहर, सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी। दो 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल गई। बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीत ली थी। 3 दशक बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं था, ये भारतीय राजनीति में सत्ता के केंद्र के बदलने का चुनाव था। नरेंद्र मोदी जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। 2014 में मोदी सिर्फ चुनाव नहीं जीते थे, उन्होंने भारतीय राजनीति की भाषा, शैली और दिशा तीनों बदल दी थी। 2014 में देश ने नरेंद्र मोदी को बदलाव की उम्मीद के साथ दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, लेकिन 2019 का रण अलग था। अब सवाल इरादों का नहीं, प्रदर्शन का था। एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए एकजुट हो रहा था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हर चुनावी मंच को सीधे जनता से संवाद में बदल रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं और व्यक्तित्व आधारित राजनीति, इन सब ने चुनाव को पूरी तरह नया रंग दे दिया था। और फिर आया वो जनादेश जिसने साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति का केंद्र अब पूरी तरह से बदल चुका है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये उस नेता की अग्नि परीक्षा थी जिसने 2014 में उम्मीदों के दम पर सत्ता हासिल की थी और अब 5 साल बाद जनता के बीच अपने काम, अपने फैसलों और अपनी छवि के साथ खड़े थे। 2014 में आप चाय वाला थे, 2019 में आप चौकीदार हैं। दोनों में से कौन सी उपाधि आपको पसंद है? चाय वाला जो है, ये मैं इतने साल मुख्यमंत्री रहा, मेरे मुंह से मैंने कभी नहीं बोला। हाँ। लेकिन जब कांग्रेस के लोगों ने मेरी मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये क्या चलाएगा, ये तो चाय वाला है, तब जाकर कोई इश्यू बना। और मैं गरीबी के नाम पर देश की जनता से वोट मांगने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं तो गरीब को भी सम्मान और स्वाभिमान से जीने सिखाना चाहता हूं। तो मैं कौन होता हूं कि जो गरीबी का रोता रहूंगा? गरीबी का रोना मुझे मंजूर नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश से बदलाव का वादा किया था। 2019 आते आते सवाल ये था कि क्या देश उस वादे पर दोबारा भरोसा करेगा? 2014 से 2019 इन 5 सालों में भारतीय राजनीति का चेहरा बदल चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सरकार चलाने वाले नेता नहीं रहे थे, वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। एक तो नहीं, कई सारी कल्याणकारी योजनाएं लेकर सरकार आई थी। स्वच्छ भारत, जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना। और सिर्फ मोदी सरकार योजनाएं लेकर नहीं आई थी, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में भी जुटी थी। कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, गरीब को सशक्त कर रहे हैं, वंचितों को वरीयता दे रहे हैं। किसी भी गरीब को भूखे पेट सोना न पड़े, इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। किसी गरीब को इलाज के लिए कर्ज ना लेना पड़े, इसलिए हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना चला रहे हैं। किसी गरीब को बेघरों की तरह फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में ना रहना पड़े, इसलिए पीएम आवास के घर बनाकर
उन्हें पक्का घर दे रहे। नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बन गई थी जो फैसले लेने से डरता नहीं था। 2016 में उरी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 19 जवानों की मौत हो गई थी और अब बारी थी बदले की। पीएम मोदी ने दुश्मन को बता दिया कि ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हमें सोने नहीं दिया। भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। उन्हें लिए कुछ नहीं चाहिए, 125 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। लेकिन 2019 की राह आसान नहीं थी। नोटबंदी पर सवाल उठ रहे थे, जीएसटी को लेकर व्यापारियों में नाराजगी थी, बेरोजगारी विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। राहुल गांधी लगातार हमलावर थे। अभी जाते हैं, रोजगार की बात करते हैं, एक के बाद एक युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। थक गया है हिंदुस्तान का युवा। आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए, राजस्थान और हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। विपक्ष को लग रहा था कि इस बार मोदी सरकार को रोका जा सकता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आ चुके थे। महागठबंधन की राजनीति को बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव को अपने अंदाज में बदलने लगे थे। 2019 आते आते चुनाव सिर्फ सरकार के कामकाज का ही नहीं रहा था, ये चुनाव नेतृत्व बनाम गठबंधन में बदल रहा था। पिछली बार जब आप चुनाव में उतरे थे तो 2014 में सर विपक्ष बिखरा हुआ था उत्तर प्रदेश में। इस बार लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है, चुनौती होगी। अभी तक जितने एनालिसिस आ रहे हैं, चर्चा देश में ये होनी चाहिए कि जब कर्नाटक के सीएम का शपथ समारोह हो रहा था और जिस प्रकार से एक दूसरे को गले लगाया जा रहा था, जिस प्रकार से हाथ पकड़ पकड़ करके 2019 के विजय की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, बेंगलोर से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जो गले लगने वाले थे वो जानी दुश्मन बन गए, एक दूसरे का गला काटने में लग गए। पूरे देश में चुनाव का शोर था, रैलियां हो रही थी, चुनावी रण, राजनीतिक दाव और जनता अपना फैसला सुनाने की तैयारी कर रही थी। और तभी 14 फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकियों का बड़ा हमला होता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पूरे देश गुस्से में था। देश जवाब चाहता था और कुछ ही दिनों बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बालाकोट के बाद चुनाव का नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका था। अब बहस सिर्फ बेरोजगारी या महंगाई पर नहीं थी, अब मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा था, मजबूत सरकार थी और निर्णायक नेतृत्व था। एक बड़ा मुद्दा था, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया और उससे पूरे देश में एक माहौल बना, पड़ोसी देश के खिलाफ एक माहौल बना और राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का एक बड़ा मुद्दा बन गया, पॉलिटिकल इशू बन गया, कहना चाहिए केंद्र हो गया।
लेकिन केवल ये केंद्र नहीं था, इसको समझना चाहिए कि जो पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो भी उसमें ऐड ऑन होता है। देश भर में मोदी की रैलियों में एक अलग ही माहौल दिखाई देने लगा था। हर मंच पर राष्ट्रवाद की गूंज थी। मोदी खुद को देश की सुरक्षा के सबसे मजबूत प्रहरी के तौर पर पेश कर रहे थे। बालाकोट पर एयरस्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया, एयरस्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया। 2019 के चुनाव को बीजेपी ने पूरी तरह हाईटेक बना दिया था। सोशल मीडिया, वीडियो कैंपेन, मोबाइल मैसेजिंग, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इधर कांग्रेस न्याय योजना लेकर आई थी। राहुल गांधी रोजगार और किसानों के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव को सीधे नेतृत्व की लड़ाई बना दिया था। कहीं भी आप जाके कह दीजिए चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले हमले को बीजेपी ने जवाबी कैंपेन में बदल दिया। मैं भी चौकीदार देश भर में ट्रेंड करने लगा। बीजेपी कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के समर्थक सब अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने लगे थे। 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार। नरेंद्र मोदी हर राजनीतिक हमले को अपने पक्ष में मोड़ते दिखाई दे रहे थे। चुनाव जीतने के लिए सरकार के खिलाफ गुस्सा काफी नहीं होता। उस गुस्से को आप कैसे मैच्योर करते, कैसे परिपक्व करते, कैसे पकाते हैं, और फिर क्या आप कोई ऑल्टरनेटिव देते हैं? क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट है कि ये सरकार जाए, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जाएं, तो आपके पास कौन सा चेहरा है, आपके पास क्या एजेंडा है, आपके पास क्या सपने हैं? जो भारत आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ने के लिए किस तरह की योजना, किस तरह का विकास, किस तरह के सपने आपके पास हैं, वो सब दिन। और फिर क्या आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या आप एकजुट होकर इस सरकार को हटा सकते हैं? उन सब पैमानों पर विपक्ष खरा नहीं उतर रहा था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में बीजेपी सिर्फ अपनी सीटें बचाने के लिए नहीं लड़ रही थी, वो नए राज्यों में भी विस्तार की लड़ाई लड़ रही थी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बंगाल की राजनीति पहली बार बीजेपी बनाम तृणमूल में बदलती दिखाई देने लगी। दीदी पीछे रहकर कैसे कैसों की दादागिरी और कैसे कैसे लोगों की हुकूमत चलवा रही है। তোলাবাজ বলছো, আমি যদি তোলাবাজ হই তুমি কি? তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মানুষ খুনের রক্ত দাঙ্গা করে করে দাঙ্গা করে করে দাঙ্গা করে। लेकिन नरेंद्र मोदी हर रैली में खुद को देश के सपनों से जोड़ रहे थे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं रहा था, ये चुनाव भरोसे का बन चुका था। मोदी अपनी सभाओं में गरीबों के बैंक खाते गिना रहे थे, गैस कनेक्शन गिना रहे थे, शौचालय गिना रहे थे और हर योजना के साथ एक संदेश दे रहे थे कि सरकार सीधे गरीब तक पहुंच रही है। कहा है 5 साल में हम 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। हम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना चाहते हैं और हमारे विकास की मॉडल साफ है। एक है ग्लोबल बेंचमार्क वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। हम आज जितने एयरपोर्ट हैं डबल एयरपोर्ट फंक्शनल करना चाहते हैं। हम किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं। तो हमारा एक दूसरा वेलफेयर, सामान्य मानवी की जरूरतें हैं, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है
हिंदुस्तान का नागरिक शुद्ध पानी का पीना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले चाहेगा कि नहीं चाहेगा? उस पर हम बल देंगे। देश के कोने कोने में पहुंच देश के गांवों से लेकर सोशल मीडिया तक एक बार फिर चुनाव मोदी केंद्रित हो चुका था। पहुंचाए हम तक अपने मन की बात। आइए बनाए भविष्य का भारत मिलकर एक साथ। 19 मई 2019 7 चरणों का चुनाव खत्म हुआ। 23 मई 2019 भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतने वाली है और जीत चुकी है। नतीजे आए और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वापसी नहीं की, उन्होंने पहले से भी बड़ी जीत हासिल कर ली। बीजेपी 303 सीटें, एनडीए 350 से ज्यादा सीटें और कांग्रेस 52 सीटें। देशवासियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। 3 दशक बाद कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटा था। निवेदन करूंगा कि सामूहिक रूप से दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न था। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे और मंच पर खड़े नरेंद्र मोदी अब सिर्फ 2014 वाले बदलाव के नेता नहीं थे, अब वो भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेता बन चुके थे। लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की ये सबसे बड़ी घटना है। 2019 का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये उस छवि की जीत थी जिसे नरेंद्र मोदी ने 5 साल तक लगातार गढ़ा था। 2014 में मोदी उम्मीद बनकर आए थे, 2019 में मोदी भरोसा बन चुके थे और यही वजह थी कि 2019 में नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव नहीं जीते, उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया। 10 साल की सत्ता, लगातार 2 प्रचंड जीत और फिर 2024 का चुनाव। इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं था, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व और जन समर्थन की नई कसौटी का था। एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार इतिहास रचने के मिशन पर थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई बताने में जुटा था। चुनाव प्रचार, नारों, गठबंधनों और आरोप प्रत्यारोप के बीच देश ने एक ऐसा जनादेश दिया जिसे साफ कर दिया कि भारतीय राजनीति अब पुराने दौर में लौटने वाली नहीं है। – 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव का चेहरा बनकर आए थे, 2019 में भरोसे का नाम बन गए थे और 2024 आते आते सवाल सिर्फ इतना था, क्या मोदी तीसरी बार इतिहास रच पाएंगे? पहले 2014, फिर 2019, इन 10 सालों में भारतीय राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सरकार चलाने वाले नेता नहीं रहे थे, वो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी धुरी बन चुके थे। मैं लाल किले से बोलता हूं, इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए। मेरे देश में जो सक्षम लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। मैं मेरे 15 अगस्त के जो गेस्ट लिस्ट होता है, उसमें मैं खिलाड़ी जो अचीवर्स हैं उनको बिठाता हूँ। अगर देश अचीवर्स की पूजा नहीं करेगा, देश अचीवर्स का महात्मा ही नहीं करेगा, तो मेरे देश में पीएचडी करने वाले लोग कहाँ से निकलेंगे, साइंटिस्ट कहाँ से निकलेंगे? जीवन के हर क्षेत्र में अचीवर्स की इज्जत होनी चाहिए भाई। बीजेपी हर मंच से कह रही थी, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी थी। जब काम करता है तो सबके लिए करता है, और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी, पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक
और चलने वाली है। लेकिन 2024 की राह आसान नहीं थी। विपक्ष इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक था। कांग्रेस समेत कई दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक साथ आ चुके थे। विपक्ष का दावा था कि इस बार मुकाबला बराबरी का है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव को अपने अंदाज में ढाल रहे थे। 2024 आते आते चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं रहा था। ये चुनाव मोदी के तीसरे कार्यकाल पर जनमत संग्रह बनता जा रहा था। विपक्ष संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण के मुद्दे उठा रहा था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सीधे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चुनावी मैदान में एक बार फिर सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही बने हुए थे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने चुनावी माहौल को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ दिया था। हर रैली में राम मंदिर का जिक्र हो रहा था। हर मंच पर 500 साल के इंतजार की बात हो रही थी। इसी बीच चुनावी माहौल में संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी गर्मा गया। विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि बीजेपी 400 पार के जरिए संविधान बदलना चाहती है। बीजेपी ने इसका जवाब विकास और स्थिर सरकार के मुद्दे से दिया। मोदी हर सभा में खुद को गरीबों, महिलाओं और लाभार्थियों से जोड़ रहे थे। खुशहाल बनेंगे गांव किसान। पीएम मोदी बता रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। हर रैली में बात कर रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के जरिए घर दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के जरिए घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। फिर मुझे विचार आया कि जो गांव सबकी सब महिलाएं करेगा उसको मैं 7 लाख दूंगा। फिर मैंने कहा कि जो गांव में सबकी सब महिलाएं होगी तो वहाँ का जो गवर्नमेंट अफसर होंगे वो भी महिलाएं होगी। हो सके तो पुलिस भी मैं वहाँ महिला रखूंगा और मैं इनको पैसे भी दूंगा। और तहसील लेवल तक मैं वहाँ महिलाओं की पूरी ऊपर से नीचे तक 45% विलेजेस सहमति से मेरे में हम होने लगे। 45% विलेज और आज भी चल रहे हैं। हम पैसे भी देते हैं। देश के गांवों से लेकर सोशल मीडिया तक एक बार फिर चुनाव मोदी केंद्रित हो चुका था। लेकिन इस बार विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में था। कई राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन दिखाई दे रहा था। 4 जून 2024 नतीजे आए और नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली। बीजेपी को 240 सीटें, एनडीए को 290 सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई थी, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में थी। 3 दशक बाद पहली बार कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। दिल्ली में एनडीए खेमे में जश्न था। मोदी मोदी के नारे एक बार फिर गूंज रहे थे। लेकिन 2024 का जनादेश 2014 और 2019 से अलग था। जनता ने मोदी को सत्ता तो दी, लेकिन साथ ही एक राजनीतिक संदेश भी दिया। 2024 का चुनाव परिणाम सिर्फ जीत की कहानी नहीं कह रहा था, ये मोदी के होने का अर्थ बता रहा था। 2014 में मोदी उम्मीद थे, 2019 में भरोसा बने और 2024 में नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे लंबे और सबसे प्रभावशाली दौर के केंद्र में खड़े दिखाई दिए। फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।